राहुल गांधी की संसद सदस्यता जाने के बाद उनकी पहली पब्लिक मीटिंग है वो राजस्थान की सरजमी पर होने जा रही है और बांसवाड़ा जिले के मानगढ़ धाम जो आदिवासियों के लिए काफी अहमियत रखता है वहां राहुल गांधी अपनी पहली पब्लिक मीटिंग करेंगे। सर, संसद सदस्यता जाने के बाद पहली पब्लिक मीटिंग राजस्थान में हो रही है और आप पिछले 3-4 दिन से यहाँ डेरा डाले हो, किस तरह लोगों में उत्साह और किस तरह आपकी तैयारियां हैं? आप देख रहे हैं कि जो लोगों का उत्साह, आप देखिए कैसे लोग आ रहे हैं जा रहे हैं। तो और सबसे बड़ी बात है कि मानगढ़ धाम जो बहुत एक हिस्टोरिकल इसलिए नहीं कि आज़ादी के लिए भी है, वहाँ आज़ादी का बिगल बजा। जो गुरु गोविंद थे, उन्होंने जब वो प्रवचन दे रहे थे और दूसरी पहाड़ी से लोगों के ऊपर तोपों से हमला कर दिया अंग्रेजों ने और लगभग 1500 लोग जो शहीद हो गए। ये ऐसी बहुत कम कौमों में ऐसी है। जलियांवाला बाग और ये मानगढ़ धाम, उनका एक जैसा ही हिस्ट्री है। वहाँ भी निहत्थे लोगों के ऊपर गोली चलाई गई, तकरीबन 1200 से ऊपर लोगों को शहीद कर दिया गया। जहाँ वो बैठे थे उनके ऊपर तोपों से हमला कर दिया। तो उस जगह आकर आशीर्वाद लेना और जो हमारे आदिवासी भाई हैं जो हम मानते हैं, उनके साथ इंटरनेशनल डे पर इकट्ठे होना और राहुल जी का वहाँ आना, और तब आना हुआ जब उनकी सदस्यता भी बहाल होगी और पार्लियामेंट में आज वो बोलेंगे भी, कल भी गए और पूरे हिंदुस्तान में एक हो गया है कि जो बीजेपी आवाज़ बंद करना चाहती है, हिंदुस्तान की जुडिशरी ने उसके ऊपर एक बहुत बढ़िया फैसला दिया है और राइट टू स्पीक जो फंडामेंटल राइट है हमारा, उसको नहीं बंद होने दिया। और जो मैक्सिमम सजा हुई, मैंने आज तक बहुत, मेरे ऊपर भी डेफेमेशन के केस हुए, मैंने भी किए, तो वहाँ अल्टीमेटली वो खत्म ही हुए हैं। और इतनी कभी सजा मैंने तो अपनी लाइफ में सुनी नहीं। ये ऐसी सजा देना, एक आवाज़ को बंद करना, ये डेमोक्रेटिक जो कंट्री है उसके लिए बहुत। सर, मानगढ़ धाम को ये चुनने की खास वजह, यहाँ सभा कराने का मकसद? नहीं, खास वजह नहीं है। हम तो जो इंटरनेशनल डे है उनका, जो हमारे भाई हैं, आदिवासी भाई हैं, उनका दिन है। और सबसे ज़्यादा मेरे को ये लगा, हमें सभी को लगा कि जो उनकी हिस्ट्री जब देखी कि यहाँ पर ही अंग्रेज़ों ने हमला करके 1500 आदिवासियों को शहीद कर दिया, तो सबसे बड़ी श्रद्धांजलि और उनके वहाँ माथा टेकना, ये कांग्रेस का कल्चर है। जहाँ भी देशभक्ति की बात चलती है, कांग्रेस सबसे पहले वहाँ खड़ी होती है। तो वो हमारा इलेक्शन का जहाँ और कोई मकसद नहीं है। ये तो कोइंसिडेंस है कि वो 9 को आ गया तो हमने वो मनाया। जलियांवाला बाग में भी मनाती है कांग्रेस, हर बार जाती है। मेवाड़ और वागड़ काफी अहमियत रखता है। 28 विधानसभा सीटें आती है रंधावा जी, और आपको पता है 28 विधानसभा सीटें 200 में से काफी मायने रखती हैं। हाँ, नहीं देखिए, मैं वही देख रहा हूँ, 3-4 दिन से यहाँ बैठा हूँ और देख रहा हूँ कि कैसे जीतना है, कैसे करना है। बहुत सारे वर्करों से मैं मिला हूँ, तो जो यहाँ के लोकल लीडर हैं उनसे भी बातचीत की। जो बिल्कुल छोटे वर्कर हैं हमारे, जिनके ऊपर जो पल्स है, हम कांग्रेस की नब्ज है, उनको भी टटोलने की कोशिश कर रहा हूँ। इस बार हमें रिजल्ट अच्छे मिलेंगे। हमारी जो सरकार है उसने जो काम किए हैं लोकहित के, वो लोगों में चर्चा तो है। रंधावा जी, एक बात करें संगठन की और प्रभारी की, के पहली बार ऐसा प्रभारी आया जो राजस्थान में इतने समय रुक रहा है और उस पीछे वाले वर्कर से बातचीत करता है। ये एक वर्कर यहाँ आपकी बहुत तारीफ करते हैं और करनी भी चाहिए। नहीं, मैं यहाँ प्रभारी बनकर नहीं आया, मैं तो एक कांग्रेस का वर्कर बनकर आया हूँ, क्योंकि मेरी फैमिली 1921 में मेरे ग्रैंडफादर ने कांग्रेस ज्वाइन की। लगभग 102 साल हो गए हैं। तो मेरे को है कि कांग्रेस जिंदा रहेगी तो देश की आज़ादी जो है, जो हमारे बुजुर्गों ने हमें आज़ादी दिलवाई है, वो कांग्रेस ही कर सकते। नफरत की राजनीति कभी नहीं चल सकती हिंदुस्तान में। तो मेरी कोशिश है कि 2023 में रिपीट करें और 2024 की जो इतनी के आप मणिपुर चले जाओ, हरियाणा चले जाओ, कहीं और चले जाओ, ये नफरत की और माइनॉरिटीज़ की के जो उनके ऊपर हमले हो रहे हैं, इनको रोकना चाहिए। क्योंकि देश की आज़ादी जब हमें मिली
उसमें माइनॉरिटी का बहुत बड़ा हाथ था। चुनावी तैयारियों में सर बहुत आगे हैं, लगभग हर कमेटी का गठन हो चुका है। सितंबर में पहली लिस्ट आने की बात हो रही है, जैसा वेणुगोपाल ने दावा किया है। यानी भाजपा से आप बहुत आगे हैं तैयारियों के मामले में। देखिए, भाजपा तो हमेशा ही बातों में आगे रहती है, पर हम काम करने में आगे रहते हैं। हमारा पहला मकसद होगा 11 को वेणुगोपाल जी भी आ रहे हैं, हमारे जो ऑब्जर्वर हैं उनसे मीट करेंगे, जो लोकसभा के ऑब्जर्वर हैं, और साथ ही पीएससी जो हमारी पॉलिटिकल अफेयर्स कमेटी है, उसके बाद इमीडिएटली उनकी मीटिंग भी होगी। तैयारी भी है, और जो आगे हमने देखना है कि क्या जो सरकार ने अब किया है, आगे क्या करना है, वो सभी डिस्कशन होगी। रंधावा जी, आखिरी सवाल, आप लगातार कहते हैं जो भी 2-3 सर्वे हो रहे हैं उसमें जो मजबूत गुड और ओके रिपोर्ट आएगी उसी को टिकट मिलेगा, लेकिन कांग्रेस में अमूमन क्या भाई भतीजावाद सिफारिश लास्ट में लागू हो जाता है। इस बार क्या वाकई सर्वे में कितना ही बड़ा दिग्गज जो कमजोर आई तो टिकट उड़ेगा उसका? नहीं, देखिए, आपने देखा होगा कि हिमाचल प्रदेश और कर्नाटका में विनेबिलिटी देखी जाएगी। खड़गे जी, राहुल जी, जिन सभी का है कि हमें कांग्रेस को आगे लेकर आना है। भाई भतीजावाद हम खत्म करना चाहते हैं। ठीक है, जो कैपेबल हैं, जो इलेक्शन जीतने के लिए हैं, जो जिनका नाम है, वो तो कंसिडर किए जा सकते हैं। तो जो ऐसे कहेगा कि मैं सुजिंदर सिंह रंधावा का बेटा हूं, तो मैं प्रभारी हूं, मेरे बेटे को टिकट मिलनी चाहिए, ऐसी बात बिल्कुल नहीं चलेगी। आपने तो कोई क्राइटेरिया नहीं रखा, चाहे वो 2 बार हारा हो, उसकी उम्र 70+ हो गई हो, बड़े अंतर से पिछली बार हारा हो। इस बार कोई मापदंड लागू नहीं था। पिछली बार ये लागू था, जो 2 बार लगातार हारे थे, सिर्फ कल्लाजी को छोड़कर किसी को टिकट नहीं मिला। तो फिर कैसे मिशन सरकार रिपीट पूरा होगा? सर्वे हो रहे हैं, विनेबिलिटी देखी जाएगी। सुनील कोनोगुलू का सर्वे कितना मायने रखे? किसका? सुनील कोनोगुलू सर्वे कर रहे हैं राहुल जी की तरफ। वो एक नहीं कर रहे, हमारे 2-3 कर रहे हैं, 4 कर रहे हैं। सभी का कंसेंसस जो निकलेगा, जो पॉलिटिकल आदमी बैठेंगे उनका भी बहुत कंसेंसस माने रखता है। और मेरे ख्याल के जो हम बैठे हैं, हमें भी पता चल गया है कि कौन कितने पानी में है, तो वो सभी बातों को हम लेकर चलेंगे। और एक जरूर है कि हम विनेबिलिटी को प्रेफर करेंगे, वो फेवर का भी किसी की नहीं होगी। तो बिल्कुल राहुल गांधी के वागड़ दौरे को लेकर लोगों में बेहद उत्साह है, और जहां तक चुनावी रणनीति की बात करें तो सरकार रिपीट करेगी, ये उनका दावा है। और सर्वे में जिसकी अच्छी रिपोर्ट आएगी उसी को टिकट मिलेगा, ऐसा प्रभारी रंधावा का दावा है। कैमरा पर्सन हेमंत शर्मा के साथ दिनेश डांगी, सच पे धड़क।